हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन पारुल चिप्स खाते हुए टीवी देख रही थी। तभी बोर होने पर वो रिमोट लेकर चैनल चेंज करने लगती है तो टीवी में राशि रतन का प्रचार आता है। क्या परेशानियों के कारण आपकी जिंदगी झंड हुई पड़ी है? कोई जरूरी काम करते हुए कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है। किस्मत के मारों के लिए लाए हैं हम राशि के रतन वाली अंगूठी। इसे अपनी उंगली में धारण करने से आपके रुके हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे। कैसे, वो हमें भी नहीं पता। तो अपने राशि के रतन वाली अंगूठी पाने के लिए जल्दी फोन के बैलेंस को हमें कॉल लगाने के लिए फूकिए। राशि के रतन वाली अंगूठी ये तो दिव्या भी पहनती है, तभी उसके सारे काम बनते हैं। शायद इसी अंगूठी के कारण उसकी चुड़ैल सी शक्ल पर वो हैंडसम सा लड़का फिदा हो गया। फोन कहाँ है मेरा? मुझे भी चाहिए अंगूठी। तभी पारुल फोन करके उस अंगूठी को मंगा लेती है और अपने सीधे हाथ में पहन लेती है, जिसकी छोटी वाली उंगली में उसने पहले से एक अंगूठी पहनी हुई थी। एक शाम वो फोन पर बातें करते हुए सड़क पर चल रही थी। तभी उसके बहुत करीब से एक बाइक होकर गुजरती है और वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती है कि एक आशीष नाम का लड़का आकर उसे बचा लेता है। बदतमीज नालायक कहीं का! ये क्या कह रही हैं आप? अभी मैं नहीं होता ना तो गंदे नाले में गोते खा रही होती आप। नहीं, आपको नहीं, उस बाइक वाले को कह रही हूँ। आपको कैसे कह सकती हूँ? आपकी वजह से तो नाले में जाते जाते बची हूँ मैं। ओह सॉरी, वैसे रोड पर ध्यान से चलना चाहिए। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे आप? आशीष नाम है मेरा। और आप? मैं पारुल। इफ यू डोंट माइंड, हम साथ में कॉफी पी सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं। तभी दोनों कॉफी कैफे में बैठकर बातें करते हुए कॉफी पीते हैं और साथ ही अपने फोन नंबर भी एक दूसरे को देते हैं। कुछ देर में दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने पर पारुल बाइक वाली बात अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ चिंता में पड़कर अपने पहचान के पंडित से पूछकर उसकी रक्षा के लिए उसके सीधे हाथ की पहली उंगली में एक पीतल की अंगूठी पहनाती है और इस तरह उसके सीधे हाथ में 3 अंगूठियां हो जाती है। समय बीतता है, जिस बीच आशीष से हो रही बातचीत प्यार में बदल जाती है और दोनों अपने परिवार वालों को सब कुछ बताकर उनके आशीर्वाद से शादी के बंधन में बन जाते हैं। एक रोज उसकी सास की तबीयत खराब होती है तो वो खुद से कहती है, सासू माँ की तबीयत तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। माँ की दी हुई रक्षा अंगूठी की तरह पंडित जी से सासू माँ के लिए भी एक अंगूठी बनवा लेती हूँ। नहीं, सासू माँ को तो ये सब फालतू लगता है। कोई नहीं, एक बार पंडित जी से बात करती हूँ। तभी वो पंडित जी से मिलने के लिए निकल जाती है और उसे अपनी सास की तबीयत के बारे में सब बताकर कहती है, पंडित जी, मेरी सास की दवाइयाँ चल रही हैं, फिर भी वो अभी तक ठीक नहीं हुई। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सासू माँ एकदम अच्छी हो जाएं। तेरी सास के गिरहबारी चल रहे हैं, जिसे ठीक करने के लिए तुझे अपने सीधे हाथ की मध्य उंगली में ये काले रतन वाली अंगूठी पहननी होगी। इसे पहनने से सासू माँ के ग्रह हल्के हो जाएंगे? उसका नहीं पता, पर इसके लिए मुझे जो दक्षिणा मिलेगी उससे मेरी जेब भारी जरूर होगी। कुछ कहा आपने? हाँ, अंगूठी की शक्ति में श्रद्धा बनाए रखो और दक्षिणा दो हमें। जी पंडित जी। इतना कहकर वो पंडित को दक्षिणा देती है और अंगूठी अपनी बीच वाली उंगली में पहनकर वहाँ से चली जाती है। एक हफ्ते में उसकी सास की तबीयत में सुधार तक आता है तो एक दिन उसकी सास कटोरी में तेल लिए उससे मालिश करने को कहती है। पारुल अंगूठी पहनकर उसके सर में मालिश करने लगती है तो सर में चुभन होने पर उसकी सास सरिता कहती है, आय हाय, मालिश कर रही है या पत्थर मार रही है बहू? वो सासू माँ, हाथ में अंगूठी है ना, वही लग गई होगी। अरे तो इतनी अंगूठियाँ पहननी ही क्यों है? एक आध उतार क्यों नहीं देती? बताओ, पूरी 5 अंगूठियाँ पहनी है। नहीं उतार सकती सासू माँ, इन अंगूठियों की वजह से ही तो मेरे सारे काम बनते हैं। तेरा दिमाग फिर गया है क्या? अपने अंधविश्वास के चलते हाथों को अंगूठियों की दुकान बना के बैठी है। सासू माँ, मुझे पता है आप ये सब नहीं मानती, लेकिन सच में देखो, ये मेरी राशि रतन वाली रिंग है। इसके कारण ही मुझे आशीष जी मिले, उनसे मेरी शादी हुई। ये छोटी उंगली वाली अंगूठी मेरी रक्षा के लिए है। ये सोने वाली तो मेरी शादी की अंगूठी है और ये बीच वाली उंगली की अंगूठी आपके लिए डाली है मैंने। ये कहकर पारुल बीच की उंगली ऊपर कर सास को अंगूठी दिखाती है तो सरिता हैरान होकर कहती है, ये क्या कर रही है? अंगूठी दिखा रही हूँ सासू माँ, ये मैंने आपकी तबीयत को किसी की नजर न लगे इसलिए पहनी है।
हाँ तो उतार फेंक इसे और बाकी सारी अंगूठियों को भी। बताओ, उंगलियां तो उंगलियां, तूने तो अंगूठे को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी अंगूठी फंसाई हुई है। अरे वो 5 अंगूठियों वाली, क्यों नहीं करती अपनी अंगूठियां खाली? ओहो सासू माँ, 5 ही तो अंगूठी हैं और ये फिर कितनी सुंदर लगती हैं पांचों। मैं नहीं उतार रही इन्हें। इतना कहकर पारुल वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। एक रोज पारुल मार्केट से घर आ रही होती है। तभी गली में उसकी पड़ोसन खाली जगह पर कूड़ा फेंकते हुए सड़क पर बड़े गड्ढे में गिरने वाली होती है। तभी पारुल भागकर उसका हाथ जोर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती है, जिससे उसकी अंगूठी पड़ोसन के हाथ पर खरोच मार देती है। उई माँ, घायल कर दिया सरिता की बहू, कैसे नोकीले नाखून लेकर घूम रही है। आंटी, पर मेरे नाखून तो बड़े ही नहीं है, ये देखो। इतना कहकर वो अपने हाथ आगे कर उसे दिखाती है, तो उसके सीधे हाथ में 5 अंगूठियां देखकर वो गुस्से में आ जाती है। तभी वहाँ सरिता भी आती है, जो पड़ोसन उसे सुनाते हुए कहती है, ओ सरिता, अपनी इस अंगूठी वाली बहू को थोड़ी अकल तो दे। देख जरा, इसकी अंगूठी के कारण मेरे हाथों में खरोच लग गई। पर आंटी, मैंने तो आपको गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए पकड़ा था ना, और छोटी सी खरोच है, इतना क्यों चिल्ला रही हैं आप? अरे तो क्या मैंने बुलाया था हाथ पकड़ने को? इससे अच्छा तो मैं गड्ढे में ही गिर जाती। सुन लिया, और कर ले मदद। कितनी बार कहा है ऐसे अंगूठियां मत पहनकर घुमा कर, लेकिन तू सुनती ही नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं है सासू माँ। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। संडे के दिन दोपहर का खाना बनाने के बाद वो सोने चली जाती है। सोकर उठती है तो देखती है कि उसकी 5 अंगूठी में से एक गायब है, जिसे वो पूरे कमरे में ढूंढती है और फिर हॉल में सोफे पर देखने लगती है। तो खाना खा रही उसकी सास उससे कहती है, क्या ढूंढ रही है बहू? सासू माँ देखो ना, मेरी 5 अंगूठी में से एक खो गई है और मैं ले नहीं रही। अच्छा हुआ, मैं तो कहती हूँ बाकी की 4 भी खो जाए। अरे अंगूठी थी, कोई खजाना नहीं जो इतनी बेचैनी से ढूंढ रही है। आजा खाना खा ले। इतना कहकर सरिता खाना खाती है और उसके गले में अचानक कुछ अटक जाता है। वो खांसने लगती है। तभी वहाँ आशीष भी आता है और अपनी माँ को ऐसे देखकर कहता है, क्या हुआ माँ, कुछ तीखा खा लिया क्या? नहीं लग रहा, जैसे गले में कुछ अटक गया है। अटक गया? क्या अटक गया सासू माँ? मैंने तो गट्टे की सब्जी बनाई थी। कहीं जल्दी जल्दी खाने से गट्टे तो नहीं अटक गए? अरे कुछ करो निकम्मो। हाँ हाँ सासू माँ, मैं अभी आपकी पीठ थपथपाती हूँ। इतना कहकर पारुल 2-4 जोरदार मुक्के अपनी सास की पीठ पर मारती है। कुछ मुक्के मारने पर अचानक से सरिता के मुंह से अंगूठी निकलती है और वो चैन की सांस लेती है। अंगूठी देखकर पारुल कहती है, मेरी अंगूठी। नास पिटी बेअकल, तेरी अंगूठी की वजह से आज मेरी सांसें ही रुक जाती। खाने में अंगूठी कैसे आई? लगता है खाना बनाते वक्त सब्जी में गिर गई होगी। मैंने जानबूझकर नहीं गिराई। बताओ, और ऊपर से पीठ पर मुक्के ऐसे बस आ रही थी जैसे अभी जमीन में गाड़ कर ही दम लेगी। देख ले अपनी अंगूठी पहनने का नतीजा। हाँ पारुल, आज माँ को कुछ हो जाता तो? हाँ तो मैंने ये अंगूठी इनके लिए ही तो पहनी थी ना। हाँ, और इसी के अटकने से मैं टपकने वाली थी। आज के बाद तेरे हाथों में 5 क्या 1 भी अंगूठी दिखी ना तो तेरे मायके का टिकट कटा दूंगी। नहीं नहीं सासू माँ, ऐसा मत करना। अब से मैं नहीं पहनूंगी कोई भी अंगूठी वंगूठी, वादा करती हूँ। इतना कहकर वो अपनी उंगलियों से सगाई की अंगूठी छोड़कर बाकी चारों उतारकर कचरे में फेंक देती है। Mayday, Mayday, Mayday. Heavy ISS 3.1.0 is moving rapidly towards the asteroid belt. We have to inform on base station. Sir, we lost the connections and we can't make the communication. Just keep trying. Sir, I am trying my best, but nothing works.
Okay, let me see. डेल्टा वन कम्युनिकेशन सिस्टम को चेक करता है और कुछ ही देर के बाद उसमें सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद डेल्टा वन पृथ्वी पर अपने बेस स्टेशन में इन्फॉर्म करता है। Our life support system is not working. Let me see what's wrong with it. डेल्टा वन लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो अपने बेस स्टेशन में एक बार फिर से इन्फॉर्म करता है। Mayday, mayday, mayday. क्या बात है डेल्टा वन? सर, हम अपनी ऑर्बिट से बाहर आ गए हैं और तेजी से एस टाइप एस्टेरॉइड्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं एंड द लाइफ सपोर्ट सिस्टम गॉट क्रैश्ड। So try to fix it. वी ट्राइड एवरीथिंग सर, पर ये डिजाइन हमारी समझ से बाहर है। आपको यहाँ किसी को इसे ठीक करने के लिए भेजना ही होगा। Okay, copy that. What's the frequency डेल्टा टू? Sir, we are moving 3.262 light years per sec. डायरेक्टर अपने बेस स्टेशन पर ISS 3.1.0 और एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच की दूरी का हिसाब निकालने का ऑर्डर देते हैं। Provide me the exact distance between the heavy and the ISS. Sir, by using the sterile parallax, we got the estimate distance of 2.2 AUS. Tell me the numeric version. Okay, sir. So here it is. 32 crores 91 lakhs 15,316.2 kilometers. इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 72 घंटे बचे हैं उन्हें बचाने के लिए। इस सब के बाद डायरेक्टर अपने ऑफिशियल से उस इंसान के बारे में पता करवाते हैं जिसने ISS में लाइफ सपोर्ट सिस्टम को डिजाइन किया था। बहुत ढूंढने पर भी वो इंसान उन्हें नहीं मिलता, तो एक सीनियर मॉडल डिजाइनर डायरेक्टर के पास जाती है और उन्हें बताती है, सर, जिसे आप ढूंढ रहे हैं उसे यहाँ से गए हुए 6 साल हो चुके हैं। कौन थी वो? क्या मैं उन्हें जानता हूँ? रितु नाम है सर उसका, और आप उसे नहीं जानते क्योंकि वो आपके आने से पहले ही चली गई थी। हमें उनकी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या आपको पता है कि इस वक्त वो कहाँ है? सर, वो दिल्ली में है। तो इंतजार किस बात का है? आप चलिए मेरे साथ दिल्ली, मैं उन्हें खुद यहाँ लेकर आऊंगा। नहीं सर, वो नहीं आएंगी। लेकिन क्यों नहीं आएंगी वो? उसके कुछ पर्सनल रीजंस है सर। कोई भी रीजन किसी की जान से ज्यादा और अपने देश की इज्जत से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। मैं उन्हें समझाऊंगा, वो जरूर मान जाएंगी। ओके सर, मैं चलूंगी आपके साथ। डायरेक्टर और SMD दोनों मिलकर रितु को वापस लाने के लिए दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। अब वो दोनों दिल्ली की फ्लाइट में बैठ जाते हैं। फ्लाइट में बैठने के बाद डायरेक्टर रितु के बारे में SMD से पूछते हैं, मुझे एक बात बताओ, अगर वो इतनी ही इंटेलिजेंट थी कि उन्होंने ऐसा डिजाइन तैयार कर दिया जो सिर्फ वही ठीक कर सकते हैं, तो उन्होंने ये काम छोड़ क्यों दिया? मैंने बताया ना सर आपको, उसके कुछ पर्सनल रीजन थे। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई राज होता ही है, वैसे ही रितु के भी थे। देखिए, मुझसे कुछ भी छिपाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है सर, अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो मैं आपको सारी बातें बताती हूँ कि रितु ने ये काम क्यों छोड़ा और इस वक्त वो कहाँ है और क्या कर रही है। SMD रितु के बारे में बताना शुरू करती है और वो अपने डायरेक्टर से कहती है, रितु बचपन से ही बहुत समझदार, सुलझी और एक नेक दिल लड़की है। वो हमेशा से हर चीज में आगे रहा करती थी। मैं बचपन से उसके साथ रही हूँ और मैंने कभी आज तक ऐसी लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। शी इज गिफ्टेड। फिर भी उसने कभी भी किसी भी चीज का कोई भी अहंकार नहीं किया। तो क्या तुम उनके साथ ISS के डिजाइन पर मिलकर काम कर रही थी? यस सर, हमने सिर्फ साथ में काम ही नहीं किया बल्कि इतिहास रचा था, क्योंकि ऐसा डिजाइन आज तक ना कोई बना पाया है और ना ही कोई बना पाएगा। और इतना ही नहीं सर, बल्कि रितु ने इस डिजाइन को खुद अपने हाथों से स्पेस में जाकर शुरू किया था। क्या वो स्पेस में भी जा चुकी है? मैंने कहा ना सर, वो गिफ्टेड है, उसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। तो उन्होंने ये सब कुछ छोड़ क्यों दिया? आज से 6 साल पहले उसकी जिंदगी में एक अविनाश नाम का लड़का आया था जिसे वो अपना दिल दे बैठी। क्या नाम था उनका? अविनाश। वो इंडियन आर्मी में मेजर थे। उनकी पोस्टिंग बैंगलोर में होने के कारण उन्हें यहाँ आना पड़ा। एक दिन वो हमारे हेडक्वार्टर में एज अ चीफ गेस्ट आए थे। तभी उनकी पहली मुलाकात रितु से हुई थी और देखते ही देखते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके कुछ समय बाद उन दोनों ने शादी कर ली और उनका एक बहुत ही प्यारा सा बेटा भी हुआ, जिसके बाद अविनाश की पोस्टिंग दिल्ली में हो गई थी। इसलिए रितु ने ये सब छोड़ने का फैसला किया और वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तो क्या अविनाश ने रितु को फोर्स किया था ये सब छोड़ने के लिए? नो सर, वो तो रितु को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया करते थे। करते थे मतलब? जी, अब वो नहीं रहे। एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद हो गए वो। ये तो बहुत बुरा हुआ। इसीलिए तो रितु कभी वापस नहीं आ पाई, क्योंकि उसकी जिंदगी में उसके बच्चे के सिवा और कोई नहीं था जिसे वो सारी खुशियाँ देना चाहती थी। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त उनकी क्या हालत होगी, पर अभी हमें उनकी सख्त जरूरत है।
यूं ही बातें करते करते वो दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट से बाहर आकर डायरेक्टर एसएमडी से कहते हैं, आपको क्या लगता है वो मान जाएंगी? हम तो सिर्फ ट्राई कर सकते हैं सर, बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। चलिए चलते हैं। वो दोनों रितु के घर पर जाने के लिए निकल जाते हैं। एसएमडी रितु के घर ना जाकर उसके ऑफिस की तरफ अपनी गाड़ी मुड़वा लेती है। तो उससे डायरेक्टर पूछते हैं, हम रितु के घर जाने की बजाय उसके ऑफिस की तरफ क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए सर क्योंकि रितु इस टाइम अपने ऑफिस में होगी। और उनका बच्चा? दरअसल वो रितु के ऑफिस के पास में ही एक डे केयर है और उसका बेबी भी वहीं पर रहता है, जहाँ रितु उसकी पूरे दिन देख रेख कर सकती है। ओके। वो दोनों रितु के ऑफिस में पहुँचते हैं। एसएमडी उसके बारे में पता करती है तो उन्हें पता चलता है कि रितु आज ऑफिस आई ही नहीं है। अब वो दोनों उसके घर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग रितु के घर पहुंचते हैं। ऐसे में डायरेक्टर एसएमडी से बोलते हैं, आई होप जैसा हम सोच कर आए हैं बिल्कुल वैसा ही हो। जरूर होगा सर। डायरेक्टर रितु के घर की डोरबेल बजाते हैं। कुछ ही देर के बाद दरवाजा खुलता है तो एक बच्चा दरवाजा खोलता है और उनसे पूछता है, आप कौन हो? बेटा हमें आपकी मम्मा से मिलना है, क्या वो घर पे हैं? इतने में रितु पीछे से आवाज लगाती है, गेट पर कौन है बेटा? पता नहीं मम्मा। बेटा तुम रुको, मैं देखती हूँ। रितु खुद दरवाजे पर आती है तो एसएमडी को देखकर वो चौंक जाती है। तो दोस्तों ये तो थी रितु की अब तक की कहानी। अब इसके अगले पार्ट में ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाने वाला है कि आखिर क्या रितु उन लोगों के साथ वापस से जाएगी, बेंगलोर जाकर उन लोगों की मदद करेगी जो इस समय स्पेस में फंसे हुए हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और आप सभी लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं, ये बताना भी हमें ना भूलें। रोहन को इतना लेट तक सोता देखकर उसकी माँ सीमा उसको आवाज लगाते हुए कहती है, रोहन बेटा, बेटा उठ जा, ऑफिस नहीं जाएगा क्या? अरे सुबह के 8 बज चुके हैं, मालिक बन गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि समय पर तू काम पर नहीं जाएगा। क्या 8 बज गए? अरे माँ आपने पहले क्यों नहीं उठाया? आज पापा भी नहीं आए वॉक के लिए, उन्होंने ही लेट करवाया है। रोहन की ये बात सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वो अपने बेटे से बोलती है, बेटा मैं जानती हूँ कि तू अपने पापा को कभी नहीं भूल पाएगा, पर इस सच को स्वीकार कर ले कि वो अब हमारे बीच नहीं है। वो एक ऐसी दुनिया में जा चुके हैं जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। माँ लोगों के लिए गए होंगे वो, पर मेरे पापा हर पल मेरे साथ हैं, मुझे गिरने पर उठाते हैं, मेरे पीछे मेरी दीवार बनकर खड़े हैं, और बाप को भला एक बेटा कैसे भूल सकता है। रोहन की ये बातें सुनकर उसकी माँ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रोहन के पिता सोमनाथ की मौत बीमारी के चलते 1 महीने पहले हो चुकी थी। उसके पिता के अच्छे काम और रुतबे को पूरा शहर जानता था और उनकी इज्जत करता था। उन्हीं की परछाई उनका बेटा रोहन, जिसने अपने पिता के जाने के बाद उनकी शान को और आगे बढ़ाया। लोगों की मदद करने और उनके हक के लिए खड़े रहने के लिए भी रोहन ने अपने पिता जैसी ही जगह लोगों के दिलों में बनाई थी। रोहन अपने पिता के बहुत करीब था, इसीलिए उनके जाने का सच वो अब तक स्वीकार नहीं कर पाया था। एक दिन रोहन अपनी कार से घर आ रहा होता है कि रास्ते में उसकी कार को 4 गुंडे रोकते हैं और उनका लीडर उससे बोलता है, ओए हीरो चल बाहर आ। रोहन गाड़ी से बाहर आता है और उनसे कहता है, हाँ भाई साहब क्या हुआ, क्यों रोका मुझे ऐसे? तेरी बारात ले जाने के लिए रोका है। अबे साले दिख नहीं रहा क्या गुंडे हम? तेरी इज्जत तो लूट नहीं सकते क्योंकि तू छोरा है, तो तेरे पे जो पैसे और ये गाड़ी है अबे वही तो लूटेंगे। अब जो भी तेरी जेब में ना चल वो निकाल ले। अब देखो तुमको पैसे चाहिए वो मैं दे दूंगा, पर ये गाड़ी मेरे पापा ने गिफ्ट की थी, ये मैं बिल्कुल नहीं दूंगा तुम्हें। अबे देगा कैसे नहीं, तेरा बाप भी देगा। बहुत हो गया तेरा, अगर पापा को कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ भाई हम तो डर गए। सुन बे, तेरे बाप को भी लाएगा कॉलर पकड़ के। रोहन का गुस्सा अब उसके कंट्रोल से बाहर था। अपने पिता के खिलाफ एक भी शब्द उसे गवारा नहीं था। तभी वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसके एक कंधे पर एक हाथ उसे महसूस होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो कहता है, पापा देखो अब मत रोको, इनको आराम से बोला था पैसे ले लो, पर ये लातों के भूत है, बिना पिटे नहीं मानेंगे। रोहन को ऐसे खुद से बातें करता हुआ देखकर गुंडे बहुत हैरान हो जाते हैं, साथ ही गुस्से में कहते हैं, ओ पागल वागल है क्या? यार दिमाग पे चोट लगी है,
किससे बात कर रहा है? अरे मेरा छोड़ो, अपना सोचो। अब तो मेरे पापा मेरे साथ हैं, तुमको कौन बचाएगा? रोहन की इस बात को सुनकर गुंडे गुस्से में उस पर हमला करते हैं और रोहन भी उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसी बीच उनमें हाथापाई होती है। रोहन अकेला उन चारों पर भारी पड़ जाता है और उन सभी को धूल चटाकर रोहन जाते जाते कहता है, ओह, जब बाप साथ होता है ना तो दुनिया की कोई ताकत बेटे का कुछ नहीं मिटा सकती, समझे? मेरे पापा मेरा गरूर हैं, हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। चलिए पापा। रोहन वहाँ से गाड़ी में बैठकर चला जाता है। कुछ ही देर में वो घर पहुँचता है, जहाँ उसके चेहरे पर खरोच के निशान देखकर उसकी माँ बोलती है, रोहन बेटा, ये चोट कैसे लग गई तुझे? कहाँ लड़के आया है तू? अरे माँ, कुछ नहीं हुआ और पापा साथ थे मेरे, कुछ होने ही नहीं देते मुझे। कहाँ है पापा तेरे? दिखा, मैं भी मिलूं उनसे। ये रहे पापा, आप भी ना माँ को परेशान मत करो। इतना कहकर रोहन अपने कमरे में चला जाता है, पर उसकी इन बातों से उसकी माँ थोड़ी परेशान हो जाती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, तूने अच्छा नहीं किया मेरे बेटे को उसके पिता से अलग करके। अरे जान था वो अपने पिता की और वो भी हर मोड़ पर अपने बेटे की मदद किया करते थे, पर उनके जाने के बाद मेरा बेटा तो पागल सा हो गया है। एक बेबस माँ की तरह सीमा अपने बेटे की इस हालत के लिए भगवान से दिन रात प्रार्थना करती रहती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन सुबह रोहन अपने पापा के कपड़े पहनकर नाश्ता करने आता है और उसको अपने पिता के कपड़ों में देखकर सीमा बोलती है, बेटा रोहन, तेरे कपड़े गंदे तो नहीं थे? कल ही तो धुलवाए थे मैंने, फिर तूने अपने पापा के कपड़े क्यों पहने? माँ, आप कहती हो ना कि मैं पापा की परछाई हूँ, देखो लग रहा हूँ ना एकदम उनके जैसा। बेटा, ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने तेरे पापा बैठे हैं। काश वो होते तो ये देखते तो बहुत ज्यादा खुश होते और ताव से कहते, देखा, आखिर मेरे कपड़े में मेरा बेटा मेरे से भी ज्यादा जच रहा है। वाह माँ, पापा ने सेम यही कहा था अभी मुझे देख के। तू अपने ख्यालों से बाहर आ और मेरी बात ध्यान से सुन। शाम को तुझे लड़की वाले आ रहे हैं देखने के लिए, तो ऑफिस से जल्दी आ जाइयो। पर माँ, मुझे अभी नहीं करनी शादी, इतनी क्या जल्दी है? अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकता क्या तू? और वैसे भी मेरी तो उम्र हो चुकी है, अब शादी के लायक हो गया है तू। अपनी माँ की इज्जत करता है ना, तो मना नहीं करेगा मुझे। ठीक है माँ। इतना कहकर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को विमला देवी अपनी बेटी रचना के साथ रोहन के घर उन्हें देखने आती है। रोहन भी समय से पहले ही घर आ जाता है। सभी साथ में बैठे होते हैं और सीमा को रचना पसंद आ जाती है और रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हुए वो बोलती है, बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा के इन दोनों की शादी करवा देते हैं। माँ, ये शादी तभी होगी जब पापा हमारे साथ होंगे हमें आशीर्वाद देने के लिए। रोहन की इस बात पर सीमा अब गुस्से में आ जाती है और रोहन से कहती है, रोहन बस बहुत हो गया तेरा। अरे कब मानेगा तू कि तेरे पापा अब नहीं रहे? तेरी इन हरकतों से मुझे कितना दुख होता है, कभी सोचा है तूने? अरे तेरे से ज्यादा मुझे दुख है इस बात का कि तेरे पापा अब नहीं रहे, क्योंकि वो मेरे पति थे। पर तू कब समझेगा इस बात को? माँ, पापा मेरे साथ हैं, वो कभी मुझे छोड़कर गए ही नहीं हैं और अब उनको सबके सामने आना ही पड़ेगा। पापा आओ, आप सबके सामने, वरना मैं कभी शादी नहीं करूँगा आपका आशीर्वाद लिए बिना। रोहन अपने पापा को आवाज लगाता है, इधर उधर देखता रहता है। सभी उसको पागल समझने लगते हैं। उसकी ये हरकत देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी एक तेज रोशनी के साथ सभी के सामने सोमनाथ आकर खड़े हो जाते हैं। उनको देखकर सीमा रोते हुए कहती है, आप जिंदा हो? अरे आप कहाँ थे अब तक? बेटा, अब तुझे ये जानना पड़ेगा कि मैं तेरे साथ आगे नहीं रह सकता। अरे रचना के रूप में तुझे तेरी जीवन साथी मिल ही गई, अब मुझे मुक्ति दे दे। मैं कब का मर चुका हूँ, जिंदा रखा है तो मुझे मेरे बेटे ने। उसका मोह, उसका प्यार मेरी आत्मा को उसके पास खींच लाया, लेकिन पर पापा, मैंने आपके बिना जीना ही नहीं सीखा, कैसे रहूंगा मैं? मेरा गुरूर, मेरा वजूद हो आप। अरे तेरे जैसा बेटा पाकर तो मुझे गर्व होता है खुद पर। तूने मुझे मर के भी जिंदा रखा है, तेरे लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। लेकिन बेटा, संसार के नियम को हम नहीं बदल सकते। ठीक है पापा, लेकिन मेरी शादी में आप आशीर्वाद देने जरूर आओगे, तभी मैं आपको जाने की इजाजत दूंगा।
और जब भी मुझे आपकी जरूरत होगी आपको मेरे पास आना होगा। ठीक है बेटे, मुझे अपनी यादों में हमेशा जिंदा रखना। सभी रोहन और सोमनाथ के रिश्ते की मिसालें देते हैं। साथ ही वो सभी लोग सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए रोहन की शादी में भी आते हैं। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से पूरी होती है और शादी के वक्त सोमनाथ दोनों को आशीर्वाद देने आते हैं और उनसे कहते हैं, बेटे जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देना, और रोहन तुम मेरी परछाई हो और हमेशा रहोगे। अपना ध्यान रखना बेटे, और अपनी माँ का भी। इतना कहकर सोमनाथ सबकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। सीमा को भी अब अपने बेटे के पागलपन के पीछे की सच्चाई पता लग चुकी थी। इसके बाद वो लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।